नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षण परिवार पर। चलिए हम लोग देख रहे हैं सीटेट आप लोग का एग्जाम चल रहा है, तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट लाए हैं आप लोग के लिए। तो हम ईवीएस का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और आप लोग की तैयारी इससे बेहतर होगी। आप लोग का एग्जाम जो चल रहा है अभी पेपर जो कुछ बचे हैं वो लोग इसको मतलब हमारे प्रैक्टिस सेट को और प्रीवियस ईयर का पेपर देख कर ही जाएंगे। आप लोग बहुत अच्छा रहेगा ये। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का जो एक थॉट है शायरी पे है, अच्छा है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, जो परिंदे होते हैं उनको मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना मेहनत करिए कि आप लोग का भी जमाना में बोलबाला हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 10वां है ईवीएस का। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट मतलब जानवर है, ची ची आवाज की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है? एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारों के चमकने की आवाज है। आप क्या करेंगे? मतलब एक बच्चा मतलब आवाज सुनता है ची ची, तो पूछता है ये क्या है। फिर एक विद्यार्थी उसी में और है, वो बोलता है कि ये सितारों की चमकने की आवाज है। इसमें उन लोगों को कुछ जानकारी है नहीं, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या होगा। आप क्या करेंगे? शिक्षक के रूप में वहां रहेंगे तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को सही बताएंगे कि यह एक कीट की आवाज है, या फिर अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहेंगे। ठीक है, फिर इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि अगली कक्षाओं में विद्यार्थी सही उत्तर सीख लेंगे। फिर है विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजें और आवाज कहां से आ रही है, वो जाने कहां से आवाज आ रही है। ठीक है, इसमें जो सबसे सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, क्या लिखा है, अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने से लिए कहेंगे। सबके बारे में जानना चाहेंगे ना कि कौन क्या समझता है इसके बारे में, कि जो आवाज आ रही है कैसे आ रही है, सबको मतलब खुद से खोजने के लिए उनको एक टाइम मतलब मिलना चाहिए, साझा करें अपना मतलब क्या समझते हैं इसके बारे में जो ये आवाज आ रही थी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है स्नेता एक अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। ठीक है, उन वस्तुओं में जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच है आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती हैं। ठीक है, अथवा डूबती हैं, मतलब कि इन चीजों को डालेंगे तो कौन सी चीजें तैरेंगी कौन सी डूबेंगी। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। ठीक है, वे छात्रों को घनत्व क्या है, डेंसिटी, घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि मतलब घनत्व क्या है, एक बार टॉपिक है उसको बताना नहीं समझती, आवश्यक नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे क्या है, ऑप्शन दिया है, वे घनत्व का प्रत्यय याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, इसलिए नहीं बताएंगे। वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। ठीक है, वे घनत्व उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, वे घनत्व को समझने के लिए उससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है, उच्च कक्षाओं के लिए, तो वो आवश्यकता नहीं समझी क्योंकि ये घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। ठीक है, यही ऑप्शन भी आपका सही है, वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए। ठीक है, एक अध्यापिका है, वो अपने छात्रों में क्या वनस्पतियों के बारे में समझ विकसित करना चाहती है, तो वो क्या करेंगी, वह छात्रों से पौधों के नाम कंठस्थ करके कक्षा में बताने को कहेंगे, रट के मतलब नहीं, छात्रों से कहें कि वह विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से पूछ के आए। ठीक है, फिर आगे क्या है, सी, छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें तथा वहां पर सभी पौधों के पहचान करने को। ये सही है, कहाँ एक मतलब क्षेत्र भ्रमण हो रहा है, इसमें विद्यालय के बगीचे में जा रहे हैं, वहां पे विभिन्न प्रकार के पौधों को देखेंगे, वहां पे बच्चे अवलोकन करेंगे, उसकी पहचान करेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है इसमें। छात्रों से कहेंगे वह स्वयं वीडियो देखकर सीखे, नहीं, ऑप्शन सी सही है आपका इसमें। अगला प्रश्न, कक्षा में विरोधी परिस्थिति अक्सर उजागर होती है। एक विरोधी परिस्थिति उत्पन्न होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है। ठीक है, किस पर चर्चा कर रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर। ठीक है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या होगी, मतलब कोई बच्चा अगर कोई मुद्दा उठा रहा है सामाजिक सांस्कृतिक संबंधित, तो आप क्या कर सकते हैं। आप छात्र से कहेंगे कि ध्यान भंग न करें, वह अध्ययन के विषय पर ध्यान केंद्रित करें। आप मतलब कि फालतू बकवास ना करें, आप पढ़ाई लिखाई दें। फिर छात्र से कहें कि वह कक्षा के उपरांत आपसे इस विषय पर चर्चा करें, मतलब कक्षा के छूटने के बाद अब इस पर चर्चा करेंगे हम आपसे। ठीक है, या फिर छात्र से कहेंगे कि वह अपने माता पिता से पूछे, वह विद्यालय में इस विषय को न उठाएं। ठीक है, अपने माता पिता से जाकर पूछो, हमसे मत पूछो। या फिर कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। ठीक है, ये सही है कि बच्चों से क्या कहेंगे, अपने अनुभव साझा करने के लिए कहेंगे, आप जानते हैं इसके बारे में, तो सब अपना अनुभव बताएंगे बच्चे ना। फिर अपने आप मतलब इसको उसी टाइम बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना है, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभव का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है मौखिक इतिहास क्या है? समाज के विशिष्ट समूहों का अनुभव का समन्वय करता है। ठीक है, इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग का सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहते हैं। याद करना रटना नहीं है। ठीक है, कर जाएगा ये। शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहते हैं। मौखिक प्रस्तुति ये भी है नहीं। शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव आगे को एकत्र करने को कहते हैं। ये सही है कि मतलब अपने दादा दादी नाना नानी से मिलकर आप लोग क्या करेंगे, जो अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे सब लोग, उनके बारे में जो युद्ध लड़ाई लड़ी गई थी आजादी के लिए, उसके बारे में कुछ मतलब के अनुभव लेंगे ना। ये आपका सही है कि इतिहास के मौखिक इतिहास के समाज के विशेष समूह अनुभव का समन्वय करना है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपका। ये मतलब कुछ मतलब अनुभव लेना चाहिए अपने बुजुर्गों से। ऑप्शन सी सही है। फिर शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नाम की सूची नहीं। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? सहपाठी आकलन को देखते हैं। शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थी के स्वयं के आकलन पर केंद्रित करना। ठीक है, यह विद्यार्थियों के कार्य करते समय उन पर केंद्रित होता है। फिर विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वह दूसरे विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, जोड़ों में समूह न करें, जोड़ों में या समूह में कर रहे हो। ठीक है, या फिर विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा और प्रकृति पर केंद्रित होता है। तो इसमें क्या है, सहपाठी आकलन क्या होता है? विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वे दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी आपका सही है इसमें। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 5वां अध्याय है अनीता एवं मधुमक्खियां में अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी। ठीक है, एक मतलब कक्षा 4 में एक पार्ट है अनीता एवं मधुमक्खी। उसकी अनीता कुशवाहा नाम की एक मतलब सच्ची एक लड़की है, वो सच्ची कहानी है। इसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में, मतलब चमकते सितारा के रूप में हुआ है, उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होना चाहिए? मतलब इसको अगर उसमें बताया गया है तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए पाठ में? दर्शाना कि लड़कियां कैसे खुश होती हैं और उनके प्रोत्साहित करने पर अत्यधिक बल देना चाहिए? नहीं। यह दर्शाना कि नारी शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करते हैं। ये सही है आपका, ऑप्शन यही सही है, ऑप्शन बी। और फिर सी क्या है, दर्शाना किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती हैं, उन्हें उचित मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है? नहीं। दर्शाना किस प्रकार लड़कियां परिवार एवं समाज पर बोझ होती है? नहीं, ये गलत दिखा है सब आपका। सी डी सब कट गया, ए भी। ऑप्शन सही क्या है? ऑप्शन बी। यह दर्शाना कि नारी शक्ति किस प्रकार गतिशील होती है, कार्य कर सकती है कोई भी, और समानता, एक समानता का अधिकार भी उनको है, और सशक्तिकरण इनसे प्रदर्शित होता है इनका। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है इसमें। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे, मतलब बागवान मतलब गार्डनर जो माली होता है, बागवान विद्यालय के बगीचे सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? मतलब अगर कोई मतलब माली मतलब बगीचे में पत्ती जला रहा है और विद्यार्थी देखा है, जाके अपने शिक्षक को बता दिया, तो शिक्षक आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा बाद खाद बनाने में सहायता करेंगे। ठीक है, ये सही है, ऑप्शन बी आपका इसमें सही लग रहा है। अगला देखते हैं ऑप्शन क्या है। बागवान से बात करेंगे कि ऐसा निर्देश दें कि वे ऐसा न करें क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानि है। नहीं। प्रधान अध्यापक से कहेंगे कि वे इस समस्या को सुलझाएंगे क्योंकि इससे विद्यालय का वातावरण। इसमें देखिए सूखी पत्ती कहाँ है, सूखी पत्ती इकट्ठी करके जला रहा है ना, तो मतलब क्या उससे खाद ही बनेगी सूखी पत्ती से। तो आप क्या करेंगे, उस सूखी पत्ती को उसके साथ क्या करेंगे? सूखी पत्ती इकट्ठा करने बागवान की मदद कर सकते हैं बच्चे, और खाद बनाने में सहायता होगी इससे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, बाकी ये सब फालतू ऑप्शन थे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती हैं कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। ठीक है, कपड़े कैसे धोए जाते हैं? विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं, घर पे मम्मी को विभिन्न तरीकों से, जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, धोबड़े क्या होता है? कपड़े धोने का एक लकड़ी का बेट होता है। ठीक है, धोबड़े से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन में से कपड़े धोते हुए देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? इसमें प्रश्न मतलब पूछा है कि मतलब बच्चे क्या करेंगे अपने घर पे, कैसे मतलब उनके घर पे कपड़े साफ होते हैं, इसके बारे में चर्चा करवा रहा है। तो इसमें देखिए क्या है, विद्यार्थियों के सामाजिक असमानताओं को उजागर करना है, मतलब कि विद्यार्थियों में सामाजिक जो असमानता है उसको उजागर करने के लिए नहीं, विद्यार्थियों घर के अनुभव पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। घर के जो अनुभव होते हैं, उनके माता जो काम करती हैं, उनके अनुभव, उस पर सोचने विचारने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करते हैं। ये भी सही है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं, लकड़ी से, ब्रश से, वॉशिंग मशीन से, ये सब भी है।
उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए, कपड़ा कैसे धोया जाता है ये प्रक्रिया भी इसमें सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए नहीं बाकी बी सी डी ये तीनों ऑप्शन सही है। बी सी डी ऑप्शन बी में है, बी सी डी ऑप्शन बी सही है आपका। अगला प्रश्न है पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। मतलब इसमें नीति कौन सी होगी जो बच्चों को पशुओं के संरक्षण के लिए संवेदित करना है। ठीक है, ऑप्शन है कहानियां और विवरण देके, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग करके, हास्य चित्र पट्टियां ये करके, या फिर कविताएं इसके द्वारा। तो इसमें माध्यम क्या होगा, बच्चों को संवेदित करना है पशु संरक्षण के लिए, तो क्या हो सकता है इसमें जो सबसे सही आपका है कहानियां और विवरण, ये तो प्रस्तुत करेंगे, हास्य चित्र भी मतलब कॉमिक स्ट्रिप्स जो होती है ये भी, और कविता के माध्यम से, लेकिन जो प्रयोग है इसके माध्यम से नहीं करते हैं। ठीक है, प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग नहीं करना है। तो आपका क्या सही है, ए सी डी ऑप्शन बी में है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि, मतलब कि अगर अर्थपूर्ण शिक्षा मतलब शिक्षण करना है ईवीएस में तो कौन सा ऑप्शन सही पड़ेगा इसमें, विद्यार्थियों को स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो, ये तो पहले ही मिल गया सही। विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव को उचित महत्व न दिया जाए, गलत हो गया। प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, तो इसमें प्रशिक्षित नहीं हो, पहले ही लिखा विद्यार्थियों को क्या करना है, स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित मतलब रिलेट करके बताना है। ठीक है, जोड़ना है बाहरी वातावरण से बच्चों को। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही है, ए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए कथनों विचार करिए। पश्मीना क्या है, पश्मीना एक सॉल बनती है पश्मीना बकरी से, इसके बारे में विशेषता लिखी गई है, इसके बारे में पढ़ते हैं एक बार। एक पश्मीना साल में 6 स्वेटर के बराबर गर्म होता है, ये तो सही है कि जो इसका मतलब साल बनता है वो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है। ठंडी में मतलब कि पहन लो तो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी इसमें रहेगी। और ये पहली बात इसको डिटेल समझ लीजिए, एक पश्मीना बकरी होती है उससे बनता है, पश्मीना बकरी जो होती है उसके जो बाल होते हैं उससे बनता है शॉल। और ये पश्मीना बकरी जो पालते हैं लद्दाख के चांगपा जनजाति होती है, चांगपा जनजाति जो होती है लद्दाख, ये लोग बकरी को पालते हैं फिर उसके बाल से ही पश्मीना शाल बनाते हैं। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है कि 6 स्वेटर के बराबर गर्मी के देता है। फिर कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्रित किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं, ये सही है, ये भी 5000 मीटर ऊंचाई पर रहते हैं लोग। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बाल की एक परत हो जाती है, ये भी सही है कि उनके जो बाल होते हैं गर्म बाल मतलब कि उनको ठंडी से बचाने के लिए गर्म मतलब बाल जो होता है गर्म करता है। ठीक है, ये भी सही है। फिर लिखा है डी पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बनाई जाती, मशीनों द्वारा नहीं बनाते, इसको हाथ से बुनते हैं। ठीक है, ये पॉइंट गलत है आपका, पश्मीना जो शाल होती है इसको हाथ से बनाई जाती है, हाथ से। ठीक है, और बनाने में इसको 250 घंटा लगता है, एक साल बनाने में 250 घंटा। तो आपका ये पॉइंट गलत हो गया, बाकी ये सही है, बी सी, ए बी सी आपका डी में है ऑप्शन। ठीक है, और इनका जो बाल होता है हमारे जैसे कि इनका 6 बाल हमारे 1 बाल के बराबर होता है, इतना पतला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। मतलब दिशा देना है आपका, दिशा निर्देश करना है इसमें। पहले मैप में देखते हैं हमारी मतलब राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। नई दिल्ली आपके देखेंगे यहाँ पे है, मैप में देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आपकी नई दिल्ली है। ठीक है, भारत की राजधानी, और इसी के सापेक्ष पूछा है किसकी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। शिमला कहाँ है, ऊपर देखिए यहाँ पे, यहाँ पे। और इसी के सापेक्ष फिर पूछा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल कहाँ है, नीचे, एकदम नीचे देखिए यहाँ पे। तो इसमें देखिए इधर से सीधा ऊपर जा रहे हैं और इधर से नीचे सीधे नीचे आ रहे हैं। तो ऊपर मतलब यहाँ से देखिए प्लस बनाएंगे हम, तो डायरेक्शन में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है ऊपर आपका नॉर्थ मतलब उत्तर है, नीचे साउथ दक्षिण, और इस तरफ आपका ईस्ट पूर्व, इस तरफ क्या है पश्चिम वेस्ट। तो आपका ऊपर उत्तर है और नीचे क्या है दक्षिण है। तो ऊपर देखिए शिमला आपके राजधानी जो दिल्ली, इसके सापेक्ष ऊपर हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला क्या है, उत्तर में है, और मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल कहाँ है, दक्षिण में है। तो मतलब उत्तर दक्षिण ऑप्शन मिलना चाहिए, पहला ही है देखिए उत्तर और दक्षिण में, आपका पहला ही ऑप्शन सही है। डायरेक्शन में देख लेंगे मैप में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है। विषय मतलब कोई थीम पूछा है,
थीम तो 6 थीम है, इसमें से एक थीम इसमें दिया है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। परिवार और दोस्त है, परिवहन के साधन है, जल संरक्षण है, हमारा स्वभाव। मतलब इसमें देखेंगे कौन सा एक थीम है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, परिवार एवं दोस्त, परिवार और मित्र, जो आपका पहला ही थीम मतलब ये एक थीम में है, ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा है कथन, इसको नोट करेंगे। ऑप्शन क्या है, यह बाल केंद्रित होता है, यह किताबी होता है, या फिर इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल होते हैं, या पुनर्प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित होता है। नहीं, ये बाल केंद्रित होता है। प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन क्या होता है, बाल केंद्रित। पूरी शिक्षा हमारी बाल केंद्रित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है। बायोडीजल क्या होता है, ये किस पौधे की खेती से बनता है बायोडीजल। ठीक है, तो आने वाले समय में इसका प्रयोग कर रहे हैं हम लोग अपने ईंधन के रूप में। सोयाबीन है, मूंगफली है, रतनजोत है, सूरजमुखी है। इसमें जो आपका सही आंसर है रतनजोत, ऑप्शन सी क्या है, रतनजोत, यही सही है। इसे हम जेट्रोफा भी कहते हैं, जेट्रोफा। ठीक है, इससे इसका प्रयोग करके बायोडीजल का बनाते हैं, बायोडीजल बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जो हमारे मतलब पादप और जंतु होते हैं, पेड़ पौधे जंतु, उनको जब मर जाते हैं उनके पदार्थ मतलब कि बॉडी को डिकम्पोज करता है। ठीक है, कौन करेगा। ऑप्शन है वनोन्मूलन, शिखर, कैनोपी, या फिर अपघटक। डिस्कम्पोजर देखो लिखा है, ऑप्शन डी आपका सही है। इसमें क्या है, डिस्कम्पोजर, अपघटक जो होते हैं यही मतलब कि जो मर जाते हैं जंतु पादप, उनके मतलब कि सूखे पत्ते हो जाते हैं, उनको डिकम्पोज करके खाद बना देते हैं, ह्यूमस बना देते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका यही डी है सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम, विषम पूछा है। विषम में देखिए क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, और पवन ऊर्जा है। इसमें आप देखेंगे कि कोयला, पेट्रोलियम और गैस, ये सब प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, ये आप क्या है, परंपरागत स्रोत के ईंधन के रूप में है स्रोत। ठीक है, और ये जो आपका है ये गैर परंपरागत में आएंगे। ठीक है, गैर परंपरागत, परंपरागत। और इसमें आपका जो परंपरागत है इसको हम अनवीकरणीय भी कहते हैं, अनवीकरणीय इसको कहते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय, और इसे क्या कहेंगे, नवीकरणीय। ये स्रोत होते हैं ईंधन के, ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम लोग पहचानते हैं इसको। परंपरागत मतलब जो हमको मतलब प्रयोग में एक मतलब कि हम लंबे समय से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं और करते भी हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, लेकिन इसकी मात्रा क्या है, सीमित है। जबकि गैर परंपरागत ये आपकी पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, ये सब चीजें क्या है, सीमित है। मतलब अभी आगे प्रयोग कर सकते हैं इसका, मतलब काफी लंबा समय तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग सीमित है, कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है, परंपरागत स्रोत में आपके, और इसके द्वारा प्रदूषण होता है, लेकिन इसके द्वारा प्रदूषण नहीं होता हमारा। ठीक है, तो ये सब आपको जाना चाहिए, मतलब ऊर्जा के स्रोत हैं सब। कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस आपके परंपरागत में आते हैं, और ये पवन ऊर्जा आपका है, इसमें सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारी ऊर्जा हो गया, ये सब आपके गैर परंपरागत या नवीकरणीय में आएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या सही है इसमें, विषम पूछा है मतलब डी, यही आपका ऑप्शन डी, पवन ऊर्जा सही है। अगला प्रश्न है, कौन विटामिन हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने वाले ऊर्जा तैयार करने में मदद करता है। वह दाल, आलू और केले में पाया जाता है, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। कौन से विटामिन होगी, विटामिन ए है ऑप्शन में, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। तो इसमें जो आपका बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है। किससे, विटामिन बी की कमी से, ये आपका है। इसमें मतलब दाल, आलू और केले पाए जाते हैं, लेकिन अगर बेरी बेरी रोग हो रहा है तो आपको विटामिन बी की कमी है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। वह शब्द समूह जिसमें शब्द समूह देखना है, शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कुछ शब्द हैं एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए इसमें। ऑप्शन देखते हैं, लोह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, फिर है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लोह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त, मलेरिया, एनीमिया, मच्छर, रक्त। इसमें देखेंगे ये एनीमिया हो गया और रक्त, ये तो संबंधित है एक दूसरे, लेकिन मच्छर, मलेरिया एक दूसरे अलग अलग हो गए, मतलब ये दो अलग बनाएंगे, ये दो अलग बनाएंगे, मतलब एक में नहीं है चारों, ये नहीं होगा। लोह, एनीमिया इसमें जाएगा, मलेरिया अलग हो जाएगा, रक्त इससे संबंधित है, मलेरिया अलग हो गया, ये भी कट जाएगा। मच्छर है, मलेरिया है, सही है, लेकिन एनीमिया, लोह अलग हो गया। लेकिन इसमें जो पहला ऑप्शन आपका है, इसमें देखिए जब हमारे शरीर में लोह मतलब आयरन कमी होती है तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन कमी होगी, और फिर हीमोग्लोबिन कमी होगी तो एनीमिया रोग होगा, और एनीमिया रोग के लिए हम लोग क्या खाना पड़ेगा, आंवला। ठीक है, तो आपका ये एक दूसरे से संबंधित है, ऑप्शन ए घनिष्ठ संबंध रूप से, ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है,
एक पोस्टर में निम्न निर्देश लिखे गए हैं। निर्देश पढ़ेंगे पहले, फिर बताएंगे इसके बारे में। आपने अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, ठीक है, निर्देश पढ़ लीजिए पहले। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। पानी के बर्तन जो होते हैं, कूलर और टंकियों को साफ रखें। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव कर दें, ठीक है। स्वयं के बचाव हेतु घरों में जाली का प्रयोग करें, ठीक है। इसमें 4 निर्देश पढ़ लिए हम लोग। ये सब मतलब किसका निर्देश दे रहा है? निम्न में से किस रोग के फैलाव संबंधी जागरूकताओं को पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है, ठीक है। प्रश्न पूछा है, पोस्टर एक लगाएगा, उस पर इतना निर्देश लिखा गया है, तो बताइए किस बीमारी के मतलब सतर्क करने के लिए बात की गई है। ऑप्शन है डेंगू, आई फ्लू, या फिर टाइफाइड एवं हैजा, या फिर डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर, या फिर है चेचक मलेरिया। तो ये जो पूरे जो दिखते हैं, ये बता मतलब कि निर्देश दिया गया है। ये आपका डेंगू जो मच्छर होते हैं पनपते हैं, डेंगू मलेरिया जापानी मस्तिष्क ज्वर, ऑप्शन आपका इसी में यही आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन से क्रियाकलाप वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी होते हैं? कुछ क्रियाकलाप हैं जो वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी होंगे, ठीक है। देखते हैं क्या हो सकता है। ऑप्शन है खनन, बांधों का निर्माण करना, डैम बनाना, पत्तियों में शाखों का संग्रहण कर बाजार में बेचना, या फिर बांस से टोकरी बनाना, या फिर गिरी हुई पत्तियों से पत्तल बनाना। इसमें आप देखेंगे मतलब वनों के विनाश के लिए कौन कौन उत्तरदायी होगा? खनन तो होंगे, ठीक है, तो माइनिंग करते हैं। बांधों का निर्माण, डैम भी यही होगा। लेकिन जो पत्तियों एवं शाखों का संग्रह कर बाजार में बेचते हैं, इससे क्या वनों का विनाश होगा? नहीं। ये तो जो पत्तियां और शाख होते हैं उनका प्रयोग करते हैं हम लोग, भोजन के रूप में बाजार में बेचते हैं, ठीक है। बांस से टोकरी बनाना, बांस से टोकरी बनाएंगे, वनों का मतलब बांस क्या हो, थोड़ा बहुत बांस काट के टोकरी बना लेंगे अपने आवश्यकता अनुसार। गिरी हुई पत्तियों से पत्तल बनाना, अब गिरी हुई पत्ती मतलब सूखी पत्तियों से पत्तल बना लेंगे, कहां से वनों का विनाश होगा? लेकिन इसमें जो आपका ए बी है यही गलत है। ए बी, केवल ए बी मतलब इसमें होगा आपका वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी, केवल ए बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जब एक मछली को पहले से उबले पानी लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में भरे इक्वेरियम में डाला जाता है, ठीक है। मछली क्या करते हैं, पहले पानी गर्म करके उबाल देते हैं, फिर उसको कमरे के तापमान में ठंडा करके उसे फिर मछली को डाल देंगे उसके इक्वेरियम में। फिर आगे लिखा है कि तो वह मर जाती है, ठीक है, उसमें डाल देंगे तो मर जाए, क्योंकि एक्वेरियम का पानी क्या हो सकता है उसमें, मतलब कि अगर गर्म कर देंगे पानी तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। इसलिए इसमें जो ऑक्सीजन रहित हो जाएगा यही आपका सही है, ऑक्सीजन रहित। एक्वेरियम का पानी क्या हो जाएगा, गर्म करने के पश्चात उबाल देंगे तो वो ऑक्सीजन उसमें नहीं होगा। तो ऑक्सीजन, मछली को ऑक्सीजन पानी के अंदर चाहिए रहता है, ठीक है, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन चाहिए रहता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, जो न्यूनता रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होती है, ठीक है, जो हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक औषधि है, ठीक है। ऑप्शन है जो उपापचयी दर को बढ़ाते हैं, जिसके कारण भार में कमी आ जाती है। फिर आगे देखते हैं जो कि पेशियां बनाकर हमें ताकत नहीं, पेशियां जो होती हैं प्रोटीन के लिए, मतलब प्रोटीन जो रहेगा उससे संबंधित है। अगर प्रोटीन हम लोग लेंगे तो हमारी मांसपेशियां मजबूत होंगी, ठीक है। आपका जो विटामिन के लिए जरूरी है पदार्थ, ये न्यूनता रोगों से बचाने के लिए होता है, इम्यूनिटी से करते हैं, अल्प मात्रा में आवश्यक जरूर है इसका प्रयोग अल्प मात्रा में जरूरी होता है बॉडी के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? कहां चढ़ी है? कांगसुंग की तरफ से चढ़ी है। तो कौन है इसमें पहली महिला, भारतीय महिला? बछेंद्री पाल है, संतोष यादव है, फिर प्रेमलता अग्रवाल है, फिर अरुणिमा सिन्हा है। इसमें जो आपका सही है संतोष यादव, ऑप्शन क्या है? बी, संतोष यादव, ठीक है। ये विश्व की मतलब कि ऐसी महिलाएं जो कांगसुंग की तरफ से चली हैं और 2 बार चढ़ी हैं, 1992 और 93 में, 2 बार लगातार, 1992 और 93 में 2 बार चढ़ी हैं ये माउंट एवरेस्ट पे। ऑप्शन बी आपका सही है, संतोष यादव। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा या राजा चेरी? इसमें आप देखेंगे कल्पना चावला, ये तो भारतीय मूल की प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला है, ठीक है, प्रथम महिला। फिर एक सुनीता विलियम्स आपकी दूसरी है। ये सब भारतीय मूल्य की थे, जो मतलब कि नासा से रिलेटेड थी, वहां पे गई थी अंतरिक्ष में। आपके जो भारतीय प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे आपकी, ये लोग कहाँ गए थे? भारतीय मूल की थी, भारतीय नहीं है, लेकिन आपके भारतीय पूछा है, तो इसमें कौन है? राकेश शर्मा, ठीक है, राकेश शर्मा आपके ऑप्शन सी सही है। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी, ऑप्शन है क्या क्या है? गंगे डाल्फिन, ठीक है, व्हेल मछली, शेर, चिंकारा। इसमें आपका जो सही है पहला ही ऑप्शन, गंगे डाल्फिन जो होती है, गंगा डाल्फिन जिसे कहते हैं, आपका ये राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया इसको, ठीक है।
ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? ठीक है, तो ये शब्द जो है जैव विविधता, जिसे इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ये शब्द किसने दिया था? एजी टांसले ने, या ई हिविकल ने, या आर एच विटिकर ने, या फिर डब्ल्यू जी रोजेन ने? इसमें जो आपका सही है ऑप्शन डब्ल्यू जी रोजेन जो है आपके ऑप्शन डी में, यही सही है। ये जैव मतलब विविधता के बारे में बताया था, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? मतलब विभिन्न प्रकार के जो जंतुओं में जो विविधता पाई जाती है, कई प्रकार मतलब कि होते हैं जंतु, प्राणी, पेड़ पौधे, इनके बारे में बताया था डब्ल्यू जी रोजेन। और एजी टांसले आपके किससे संबंधित हैं? ये इकोसिस्टम संबंधित है, इकोसिस्टम। आपके ई व्हीकल इकोलॉजी संबंधित है, इकोलॉजी से। और विटेकर ये आपके क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब कि ये जगत बने हैं जो 7 आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, आपके किंगडम जो बने हैं प्लांट एनिमल, इसके आपके आर एच विटेकर ये है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका है जैव विविधता संबंधित डब्ल्यू जी रोजेन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करते हैं, रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है, क्या है? मतलब कि रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है, संगठन के बारे में पूछा है। तो ICFIR, मतलब कि ICFRE है, या WWF है, या फिर IUCN है, या फिर UNEP है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही है ऑप्शन, कौन रेड डाटा बुक जारी करता है? IUCN। ठीक है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। और इसको मतलब कि क्या है कि इसमें जो रेड डाटा बुक के संकटग्रस्त प्रजाति जो होते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है। और यही IUCN एक मतलब संस्था है जो इसके लिए रेड डाटा बुक जारी करता है आपका। ठीक है, आगे देखा अगला प्रश्न। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ठीक है, तो हमारे मतलब कि भारत में एक अधिनियम को इसको बनाया गया था जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, जिसकी वजह से मतलब कि जो जंतुओं का मतलब कि वो हो रहा था, हम उनको मार के उनके मतलब कि खाल के लिए, दांतों के लिए, इन सब चीजों के लिए सब लोग शिकार कर रहे थे, उसके लिए वन्य जीव संरक्षण बनाया गया था। ठीक है, तो ये कब बनाया गया था? 1962 में, 1972 में, 1982 में, 1992 में। तो ये संरक्षण जब आया था अधिनियम 1972 में, कब आया था? 1972। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, और इसके लिए हमारे संविधान में 48A में भी लिखा है कि प्राकृतिक संरक्षण जो हमारी है जीव जंतुओं के लिए, वो सम्मिलित है इसमें। तो आपका 1972 में ये अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, अधिनियम आया था, ऑप्शन आपका बी। ये आखिरी प्रश्न था आज का हमारा। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप लोग क्या करेंगे? लाइक करेंगे, कमेंट शेयर सब जरूर करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।